अभी उपचुनाव के परिणाम आए नहीं और अभी से अधिकारी, चुनाव आयोग और सबको घेरना शुरू करनी है। जान रहे हैं 10 में से शून्य आएगा तो पहले से घेर लेंगे ना। शून्य आएगा आपका। देखिए ये भी 400 पार जा रहे थे। देखिए बाप मरा नारा बेटा नाम पावर हाउस। कुछ सीटें जीत करके स्वयं को ईश्वर के समक्ष मान लेना और सत्ता का सत्ताधीश कहलवाने का प्रयत्न करना लोकतंत्र में, मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं होगा और अखिलेश यादव की नाक रगड़ जाएगी। लेकिन इस उपचुनाव में अखिलेश यादव को एक सीट नहीं मिलने वाली है, एक सीट नहीं मिलने। हमारे आदित्यनाथ महाराज जी वो संन्यास हर चीज़ से लेकर अपना मठ यहाँ पे संभाल रहे हैं। उनको सत्ता चीज़ से एकदम लोभ त्याग देना चाहिए। फिर भी अपना एकदम राजनीति में बैठकर जो सत्ता का एकदम मलाई काट रहे हैं, पहले तो अपना खुद को देख लें। ये जो सिरोधार करते हैं तो नवरात्र में कन्याओं के ऊपर लाठियां चलवाते हैं। जब ये चुनाव के जीत को सिरोधार करते हैं तो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में अधिकारी किस प्रकार से उसको जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव जिता देता है। जब ये सिरोधार करते हैं तब बताता है कोरोना काल की मैनेजमेंट की व्यवस्था से कि पूरा भारत कैसे लाशों से पड़ जाता है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या सपा? देखिए बीजेपी लोगों की वही हालत है कि महंगाई से फट गया बाप का कच्चा, बेटा का कमल का फूल सबसे अच्छा। आज इसकी इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है और जब जंग हो चुनाव की तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। अब हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो छात्र नेता मौजूद हैं, एक जो बीजेपी को समर्थन देते हैं और एक जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं। आइए आज बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव में जो सबसे हॉट सीट है उसके बारे में। हॉट सीट कौन सी है? हॉट सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही अयोध्या वाली मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ संजीव त्रिपाठी जी हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। संजीव जी उपचुनाव आ रहे हैं, आपसे एक बार पहले भी चर्चा हुई थी मिल्कीपुर के बारे में। क्या लग रहा है अभी नज़दीक आ गया तो क्या लगता है? देखिए निश्चित रूप से नज़दीक आ गया है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पूरा सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सारे परिणाम अगर लोकसभा को लेकर के जिस पे हमला बोला जा रहा है, वो जो परिणाम आए उस पर चिंतन मनन करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के साथ उतरी है और जो भी कुछ कमियाँ एक सांगठनिक रूप में आप कह लें या जनता तक अपनी बातों को न पहुँचा पाना आप कह लें, जो ये कमियाँ थी उसको दूर करके भारतीय जनता पार्टी पहुँची और निश्चित रूप से ये उपचुनाव जीतने जा रही है। योगेश जी 13 नवंबर को है वोटिंग और 23 नवंबर को रिजल्ट, तो 13 से 23 तक का जो सफ़र होगा वो कैसा रहेगा? रोमांचक रहेगा और ये पूरा मुकाबला एक तरफा है। देश में संविधान को ख़त्म करने वालों के खिलाफ संविधान को जोड़ने वाले, संविधान को बचाने वाले लोगों की लड़ाई है और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जो आवाम है संविधान के रक्षकों के साथ खड़ी हो। इस प्रकार से आपने देखा कि 2024 के चुनाव में तमाम सियासी समीकरण को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई और कहीं न कहीं जो इनका छद में एक नारा था 400 पार वाला, उसको जनता ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। तो देश की जनता को यदि कहीं ये दिमाग में हल्का सेंटिमेंट रहा होता है, देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया ने चाहे अधिकारियों ने निष्पक्ष होकर के चुनाव कराया होता, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर गई है वह 150 के अंदर सिमट गई होती और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बनी होती। तो एक प्रकार से एक परिवर्तन की जो लहर पूरे देश में उठी है। देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज वो इकट्ठा एक झंडे के नीचे हैं, वो इंडिया गठबंधन के नीचे है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। कह रहे हैं 150 सिमट गए होते हैं। अरे एक बात दिल्ली, देखिए ये लोग कभी आदत से बाज तो आ ही नहीं सकते हैं। अभी उपचुनाव के परिणाम आए नहीं और अभी से अधिकारी, चुनाव आयोग और सबको घेरना शुरू करनी है। जान रहे हैं 10 में से शून्य आएगा तो पहले से घेर लेंगे ना। शून्य आएगा आपका। देखिए ये भी 400 पार जा रहे थे। देखिए बाप मरा नारा बेटा नाम पावर हाउस। इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, एक बार फिर से ये बोलिए जरा। बाप मरा नारा बेटा नाम पावर हाउस। इनका पीएम कैंडिडेट जो खुद 6 राउंड 7 राउंड पीछे रहा इलेक्शन में, वो दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीट जीतेंगे। इनके जो विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं वो अपनी सीट अगली बार बचा ले वही काफ़ी होगा। 10 सीट तो छोड़ दें, अगली बार मोदी जी अपना पूरा कैंपेन काशी बनारस में चलाने वाले हैं और बाकी सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या होगा? अरे मिल्कीपुर में वही होगा जो अयोध्या में हुआ है 2024 में। फिर मीडिया को कवरेज मिलेगी, फिर 400 के आंकड़ा बताने वाली पार्टी को मुँह खानी पड़ेगी, फिर संविधान को लूटने वाली पार्टी का जमानत जब्त होगा और क्या होगा? वो तो गजब की बात। भारतीय इतिहास में एक बार आपातकाल लगा, किसने लगाया? फिर बार बार संविधान। अरे भाई आपातकाल आपने लगाया, आपकी सरकार ने लगाया और इसके बाद आप बार बार संविधान की बात करेंगे। संजीव जी अयोध्या पे जो हुआ था आपको याद ही होगा, चुनाव हार गए थे, बहुत दुखद रहा। लेकिन अब मिल्कीपुर में आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी अमेठी में एक बार हार गए थे तो आप क्या कह देंगे कि राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं? यानी आप मान लीजिए कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार अगर ये स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गलत है तो अमेठी में राहुल गांधी हार गए। खामियों पे आपने सुधार किया है? तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल खामियों पर ध्यान दिया। कृष्ण अडवाणी भी चुनाव हारे। कुछ सीटों पर चुनाव हार जाने को आप इतना बड़ा बना दे रहे। देखिए क्या होता है कि जिसके पास कुछ सीटों पर कुछ नहीं होता है, जिनके पास कुछ नहीं होता है वो एक सीट जीत करके अपने आप को कहते हैं कि देखिए 99 सीट जीतने वाली पार्टी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनके लिए राम जो है कि मार्केटिंग के सब्जेक्ट हैं। आज अयोध्या की सीट हार गए तो करे एक सीट, इसके पहले उन्होंने अयोध्या की सीट को अपनी सुविधा से जोड़ा।
भाई आवाज 99 और 240 में क्या ज्यादा होता है, अब यही स्पष्ट मैं कर बता रहा हूँ 99 और 240 में क्या ज्यादा होता है। ये 99 जीत कर इस बात का स्पष्टीकरण का मोहर लगाते हैं कि आप जैसे जो आपकी विचारधारा थी, जो 2024 में आपके आधिकारिक कैंडिडेट कह रहे थे कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे, 99 जीतकर उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले आप पे नकेल कसने का काम वो 99 करेगा। और दूसरी बात, आप इस देश का जो आरक्षण खत्म करने की बात करते थे, वो 99 उस आरक्षण को बचाने का काम करेगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर खड़ा करके एक दलित को बाहर खड़ा करते, क्या वहां पर आप लोग वो कर रहे हो, आप दलितों की बात करने जा रहे हैं, आप दलितों की बात करने जा रहे हैं। आपके सरकार में मीडिया अभी तो मैंने वर्ग विशेष की बात भी नहीं करी। अभी सुनिए, खत्म किया, मैं बता रहा हूँ किसने किसने खत्म और आप कह रहे हैं कि आप इस देश में महिलाओं को 35% आरक्षण हम ले जाए की बात कर रहे हैं, ये बिना मतलब की बात। वही दिक्कत है जब आपको नहीं सुनिए, आप नहीं बात करते साल अभी बिना केंद्र में मतलब बाहर रहेंगे और फिर एक बात पर जाकर के आप अच्छा, समाजवादी पार्टी से भी मुझे एक शख्स दिख रहा है, मैं इनसे भी बात करूंगा और पूछूंगा, क्योंकि टक्कर में 2 ही 3 लोग हैं, एक भाजपा और एक सपा। अब भाजपा सपा में जब लड़ाई होगी, यानी योगी वर्सेस अखिलेश यादव होगा, तो क्या मामला होगा, क्या लगता है इस बार? देखिए, इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं जनता बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने दमखम से चुनाव लड़ा है और इस बार के उपचुनाव के 9 सीटों पर भी इसी प्रकार 2024 के लोकसभा के चुनाव की तरह ही परिणाम आएंगे और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो अपने प्रत्याशी उतार रही हैं वो बहुमत से जीतेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि भाई समाजवादी पार्टी परिवारवाद करती है, चाहे किसी तरीके का हिंसा करती है, चाहे कोई भी गलत आरोप लगाती है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो खुद को देख ले। अपने ही जो नेता परिपक्व रहते हैं उन्हीं के परिवार को वो लोग खुद टिकट देते हैं। इस बार आप खुद देखिए कि जितने भी सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, हर एक जाति को लेकर हर एक समीकरण को बैठाकर सबको बराबर का टिकट दिया गया है और जनता अब जाग चुकी है। जिस प्रकार से युवाओं को ठगा गया था, जिस प्रकार से किसानों पे लाठियां चलवाई गई थी, जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, इस सब चीज़ों को लेकर इस बार का जो उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी उस पर 9 सीटों पर जीतेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी मैंने एक पेपर में एक कटिंग देखी कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव जी को कहा गया। कुछ सीटें जीत करके स्वयं को ईश्वर के समक्ष मान लेना और सत्ता का सत्ताधीश कहलवाने का प्रयत्न करना लोकतंत्र में, मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं होगा और अखिलेश यादव की नाक रगड़ जाएगी। लेकिन इस उपचुनाव में अखिलेश यादव को एक सीट नहीं मिलने वाली है, एक सीट नहीं मिलने वाली है। जनार्दन रूपी जनता ने स्पष्ट कर दिया। बाप रे बाप, ये क्या है? यही जो भाजपा वालों ने जो ये हवा चलाया था, इसी तरह का 24 में भी इन लोगों ने बात की थी। और ये लोग कहते हैं 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव जी का पोस्टर लगा। अरे हमें बताइए, खुद माननीय योगी हमारे आदित्यनाथ महाराज जी वो संन्यास हर चीज़ से लेके अपना मठ यहाँ पे संभाल रहे हैं, उनको सत्ता चीज़ से एकदम लोभ त्याग देना चाहिए। फिर भी अपना एकदम राजनीति में बैठकर जो सत्ता का एकदम मलाई काट रहे हैं, पहले तो अपना खुद को देख लें कि ये अगर चुनाव जीतते हैं तो वो चुनाव जीत इनके सिर पर चढ़ जाता है और हमारे लिए चुनाव का जो परिणाम है वो हम सिरोधार्य करते हैं और इनके सिर पर चढ़ करके बोलता है। ये बहुत स्पष्ट अंतर है। सिर पर चढ़ करके सिर पर चढ़ रहा है क्या? अच्छा, सही है, सही कह रहे हैं क्या? और वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सिरोधार करते हैं तो नवरात्र में कन्याओं के ऊपर लाठियाँ चलवाते हैं। जब ये चुनाव के जीत को सिरोधार करते हैं तो वो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में अधिकारी किस प्रकार से उसको जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव जिता देता है। जब ये सिरोधार करते हैं तब बताता है कोरोना काल के मैनेजमेंट की व्यवस्था से कि पूरा भारत कैसे लाशों से पट जाता है। जब ये जीत को सिरोधार करते हैं तब ये स्पष्ट करते हैं कि कैसे आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अपने चरम पे पहुँच जाती है। जब ये जीत को सिरोधार करते हैं तब ये बताते हैं कि महिला सुरक्षा में भारत आज कौन से स्थान पे है। जब ये जीत को सिरोधार करते हैं तो बताता है कि आज भारत हंगर इंडेक्स में कौन से नंबर पे है। ये जीत को सिरोधार करते हैं तो ये बताते हैं कि आज जिन युवाओं को रोजगार मिला था वो सबसे ज्यादा आज कोरोना के बाद से बेरोजगार कराने के वाले ये जीत के सिरोधार वाले करते हैं। यही इनके जीत का सिरोधार का हो सकता है परिभाषा हो। बहुत शानदार बोल गए हैं। निश्चित रूप से ये इन्होंने जिन तमाम सारे हंगर इंडेक्स की बात की, तमाम सारे अन्य सूचनांकों की बात की, कुछ महीनों पहले बांग्लादेश को बहुत अच्छा बताया जा रहा है। देखिए, कई बार होता है कि आप तमाम सारे सूचनांक, तमाम सारी चीज़ों से प्रभावित होकर के तमाम सारे देशों को नीचा दिखाने के लिए भी बनते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर सूचनांक गलत है या सही है, लेकिन तमाम सारे प्रभावों में आकर के वैश्विक राजनीति के राजनीतिकरण का कारक भी ये होता है। तो तमाम सारी चीज़ों को हम तो सच कह रहे हैं कि सिरोधार्य करते
करते हैं। अगर मैं गिनाने पर आ जाऊंगा तो फिर अंकित जी को दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल गिनाइए लेकिन साहब। अभी चूंकि समय की बाध्यता भी है, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हमारे पास 10 मिनट का समय और हमें जाना है, तो बाकी हम लोग कल मिल लेंगे। आखिरी में योगेश जी आप मुझे ये बता दीजिए, क्या लगता है इस बार पक्का आप लोग जीतेंगे? बीजेपी लोगों की वही हालत है कि महंगाई से फट गया बाप का कच्चा, बेटा कारा कमल का फूल सबसे अच्छा। आज स्थिति क्या है, घर में खाने के लिए दाल नमक की व्यवस्था नहीं है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। एक गल्ले की दुकान से लगाए अब देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं और ये लोग कमल के फूल को सबसे अच्छा बताने पर तुले हुए हैं। देखिए कहीं के 2024 के चुनाव में देश ने अपना एक संकेत दे दिया कि जिस प्रकार से मोदी को ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए देश का अथाह संपत्ति बर्बाद कर दिया गया, देश की संवैधानिक संस्थाओं को लूट लिया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया, तो यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में एक देश का बहुत बड़ा भी जो भाग है वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुक रहा है और काफ़ी तेजी के साथ असर आपको दिखाई पड़ रहा है। आने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन सारी की सारी सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को निष्कर्ष आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि बाजी कौन मारता है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर कोई और। लेकिन कोई और मारे या ना मारे, लेकिन इस पूरे डिबेट में आज मज़ा तो आया। मज़ा कहाँ आया? मज़ा आया इन दोनों नेताओं का अपना अपना पक्ष रखते हुए देखने के लिए। और समाजवादी पार्टी के भी नेता जब मिली गए तो और मज़ा आ गया। पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।